विद्यार्थी मित्रों, केम छो। आज हम हिंदी का 15वां प्रकरण दाज्यू गद्य के बारे में पढ़ेंगे। लेखक है सुरेश जोशी। सुरेश जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के ओलिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद वे स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। उनके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवार, साथ के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नवरंगी बीमार। उनकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित हुआ। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। दाज्यू गद्य का प्रकार है कहानी। अपनत्व भरे दो शब्द अपरिचित व्यक्ति को भी परिचित बना देता है, वह निकट ला देते हैं। तिरस्कार भरी वाणी परिचित को भी अपरिचित बना देती है। यानी प्रेम सभर वाणी से हम पराये को अपना बना सकते हैं। अपनत्व भरी प्यार भरी वाणी से व्यक्ति की निकटता बढ़ती है। प्रस्तुत कहानी में बालक मदन और जगदीश बाबू के बीच जो अपनत्व और तिरस्कार का विपरीत संबंध बन जाता है, जिसे हम अपना समझने लगते हैं, वही जब दिल तोड़ देता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, यही दाज्यू कहानी का केंद्र बिंदु है। चौक से निकल बाईं और जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। जगदीश बाबू अपने गांव से दूर शहर में आए थे। शहर में वे अकेले थे। गांव में शहर के जैसा वातावरण नहीं था। गांव के वातावरण से बिल्कुल अलग वातावरण शहर का है। गांव में चौक के जैसी चहल पहल नहीं थी। कैफे का जैसा शोरगुल भी नहीं था। जगदीश बाबू को लगता है जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। वह एक कैफे में जाते हैं, वहाँ पर एक बालक को देखते हैं जिसका रंग गोरा चिट्टा था। नीली स्वच्छ शफाफ यानी स्वच्छ निर्मल आंखें, सुनहरे बाल और उसकी चाल में अनोखी मस्ती थी। उसे देखते ही ऐसा लगता था कि वह उनमें सुस्ती नहीं है, आलस नहीं है।
कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती उस बालक में दिखाई दी। आंखों की चंचलता देखकर जगदीश बाबू ने उसकी उम्र का अनुमान लगाया, 9-10 वर्ष, और यही उम्र उस बालक की थी। अनुमान शब्द का समानार्थी शब्द अंदाज। यह बालक को देखकर जगदीश बाबू ने बालक की उम्र का अंदाज लगाया कि यह बालक 9-10 वर्ष का ही होगा, और वही उम्र यह बालक की थी। अजली सिगरेट का एक लंबा कस खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज से प्लेटें उठा रहा था। जब वे पास ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वह कुछ बोला नहीं, हाँ, नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था। समाहित होना यानी समाया हुआ होना। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वह एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। जगदीश बाबू सिगरेट पी रहे थे। अजली सिगरेट का कस खींचते हुए जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो यह बालक टेबल पर से प्लेटें उठा रहा था। जब जगदीश बाबू ने टेबल पर अपना स्थान ग्रहण किया तो वह तुरंत ही जगदीश बाबू के पास आया और थोड़ा झुककर मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में ऐसा लगा जैसे सारा मीनू समाया हुआ था। जगदीश बाबू ने एक चाय का ऑर्डर दिया तो यह बालक तुरंत ही मुस्कुराकर चला गया और पलक झपकते ही यानी कि बहुत ही जल्द चाय लेकर वहाँ पर हाजिर हो गया। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निस्संग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। यहाँ पर निस्संग शब्द समूह के लिए एक शब्द है किसी का साथ न होना यानी निस्संग। लगता है इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरवमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन है, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकांकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में विछोह यानी वियोग, जनरव शब्द के लिए शब्द समूह लोगों के चलने की ध्वनि यानी जनरव, विरक्ति यानी वैराग्य અને વિછોહ यानी वियोग। निर्जन शब्द का अर्थ सुनसान અને निर्जन शब्द के लिए विरुद्धार्थी, निर्जन शब्द का विरुद्धार्थी कोलाहलमय अथवा तो शोरगुल। जगदीश बाबू कैफे में जाते हैं, वहाँ पर काफ़ी चहल पहल थी, फिर भी जगदीश बाबू अपने आप को एकांकी अनुभव करते हैं क्योंकि वे गांव से दूर शहर में आए हैं। वहाँ पर उसका परिचित कोई नहीं है। मनुष्य की भावनाएं विचित्र होती है। काफ़ी चहल पहल के बीच रहने पर भी
वह अपने आप को एकांकी महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ सब कुछ अपनत्वहीन है, पराया है। पराया शब्द का विरुद्धार्थी शब्द पूछा जाता है। पराया यानी अपना। निकट शब्द का विरोधी दूर। निकट यानी नजदीक। निकट शब्द का समानार्थी नजदीक होता है और विरुद्धार्थी दूर। जगदीश बाबू कैफे में चहल पहल के बीच भी अपने आप को एकांकी महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि सब कुछ निकट है, कितना अपना है, परंतु इतने मानवों की भीड़ भाड़ में भी, जंद्रमय वातावरण में रहने पर भी वह सूनेपन की अनुभूति करते हैं। वह सोचते हैं जो कुछ है यहाँ पर पराया है, अपनत्वहीन है। इसका कारण यही है कि वे यहाँ सभी से अपरिचित थे। अलगाव की जड़ें ही उसे यहाँ सब कुछ अपनत्वहीन होने का कारण है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौकी चहल पहल कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे। पर आज तो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल, चाय शॉप। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गांव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। तो जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं। वह अपने आप को शोरगुल के बीच भी अकेला अनुभव करते हैं। जब वे सोचते हैं तभी वे सोचते हैं अपनेपन की सीमा से वे कितने दूर आ गए हैं। उन्हें अनायास शब्द के लिए शब्द समूह, बिना किसी प्रयास के, उन्हें बिना किसी प्रयास के ही अपने गांव पड़ोस के आदमी याद आने लगते हैं। स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल, यह सब उनके मानस पट पर छा जाते हैं। तभी बालक मदन चाय लेकर आता है और जगदीश बाबू को पुकारता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। अंडरलाइन कीजिए, विशेषण बताइए। जगदीश बाबू ने सिगरेट झाड़ी। कहाँ? राखदानी में। या राखदानी शब्द विशेषण है। उन्हें लगा कि ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है। रिक्तता यानी खालीपन। जगदीश बाबू को यह बालक की आवाज़ में कुछ अपनापन महसूस हुआ और अधिक जानकारी के लिए जगदीश बाबू ने बालक को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। बालक ने उसका नाम बताते हुए कहा कि मदन। आगे
प्रश्न करते हुए जगदीश बाबू ने पूछा, तुम कहाँ के रहने वाले हो? मदन ने बताया, पहाड़ का हूँ बाबूजी। किस पहाड़ का रहने वाले हो? पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। इन पहाड़ों में से तुम्हारा गांव किस पहाड़ी पर है? मदन ने बताया, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए जगदीश बाबू ने आगे प्रश्न किया। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटियाल गो, वह सकुचाता हुआ सा बोला। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकांकीपन की स्याही दूर हो गई। यह लाइन भी अंडरलाइन कीजिए। भाववाचक संज्ञा बताइए। तो जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकांकीपन की स्याही दूर हो गई। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा एकांकीपन है। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो। अतीत, गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईजा, माँ, बाबा, दीदी, भूली छोटी बहन, दाजू, बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, भूली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। 2-4 ही दिनों में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। यहाँ पर भी अंडरलाइन कीजिए। मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। भाववाचक संज्ञा है अजनबीपन। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है। दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा खाना खाया। तुम तभी किसी और से बॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ। लाया दाजू। शब्दों को उतनी ही आतुरता से और लगन से दोहराता जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है। तो जगदीश बाबू ने मदन को उसके गांव का नाम पूछा, लेकिन मदन संकोच में पड़ गया क्योंकि उसके गांव की निराली संज्ञा यानी उसके गांव का नाम बताने में उसे संकोच हो रहा था, क्योंकि उसके गांव का नाम डोटियाल को था। इसलिए वह गांव का नाम बताने में संकोच अनुभव कर रहा था। टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील दूर होगा। जगदीश बाबू ने जोर देकर यानी आग्रह से पूछा कि फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। बालक ने अपने गांव का नाम बताते हुए कहा कि डोटियाल गो। जगदीश बाबू के चेहरे पर जो एकांकीपन की स्याही छा गई थी वह दूर हो गई, क्योंकि जगदीश बाबू भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले थे। जैसे ही जगदीश बाबू को पता चला कि यह बालक अपने निकटवर्ती गांव का है तो उसके चेहरे पर भी प्रसन्नता छा गई, लेकिन बालक मदन के चेहरे पर भी
प्रसन्नता छा गई। मानो प्रसन्नता के कारण उसके हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। वह कुछ बोल नहीं सका, लेकिन अतीत में खो गया और वे अपने गांव, अपने घर के लोगों की याद में खो गया। वह सोचने लगा कि जगदीश बाबू के रूप में उसके किसकी छाया निकट जान पड़ी। वह सोचता है ईजा यानी माँ नहीं, बाबा भी नहीं, दीदी भूली नहीं, तो जगदीश बाबू के रूप में उसे कौन अपने निकट दिखाई दिया? दाजू। हाँ, दाजू यानी बड़ा भाई। तो जगदीश बाबू को मदन अपना बड़ा भाई समझने लगा। 2-4 ही दिनों में जगदीश बाबू और मदन के बीच जो अजनबीपन की खाई थी वह दूर हो गई। जब भी जगदीश बाबू उस कैफे में आते थे तो टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देता था, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू क्या यहाँ भी हिम पड़ेगा? इस प्रकार जगदीश बाबू के आते ही मदन प्रसन्न हो जाता था और मानो अपने बड़े भाई से जिस प्रकार तरह तरह की बातें करता है उसी प्रकार वे जगदीश बाबू के साथ भी बातचीत करता रहता। जगदीश बाबू को जो कुछ भी चाहिए था वह तुरंत ही हाजिर हो जाता था। वे अपने बड़े भाई का जिस प्रकार ख्याल रखता है उसी प्रकार जगदीश बाबू का भी ख्याल रखता है। वह उसे बताता है कि कल आपने बहुत थोड़ा खाना खाया। होटल में और कई लोग आते जाते रहते हैं। जब कोई उसे बॉय कहकर पुकारते थे तो वह तुरंत ही वहाँ पर भी हाजिर हो जाता था। अन्य व्यक्ति का ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते वह जगदीश बाबू से पूछ लेता था कि दाजू और कोई चीज़ चाहिए क्या? जो भी उसे चाहिए वह तुरंत लेकर आ पहुँचता था। उन दोनों के बीच ऐसा व्यवहार हो गया कि मानो बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूमती है, उसी प्रकार हर रोज मिलने पर भी जब भी मदन जगदीश बाबू को देखता था तो वह अत्यंत प्रसन्न हो जाता था। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकांकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। अब उन्हें बार बार अपनेपन के रंग में रंग जाना यानी बहुत घनिष्ठता हो जाना, यानी अजनबीपन दूर हो जाना, सभी से परिचित हो जाना। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता। और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ, आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोरी अहम की तेज धार के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं है तुम्हें? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। यह लाइन अंडरलाइन कीजिए। जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण तमतमा गया। तमतमा जाना यानी अत्यंत क्रोधित हो जाना, क्रोध से चेहरा लाल हो जाना। અને ક્રોધ શબ્દ
भाववाचक संज्ञा के लिए। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा, पर मदन बिना समझाए ही सब कुछ समझ गया था। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वह घुटनों में सर दे कोठरी में शीशकिया भर भर रोता रहा। घर गांव से दूर। ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा कि जैसे किसी ने उसे ईजा की गोदी से, बाबा की बाहों से और दीदी के आंचल की छाया से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर, अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकाल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वह भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होती है। तो जगदीश बाबू प्रारंभ में जब शहर में आए थे तब अपने निकटवर्ती गांव का लड़का समझकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा। मदन जगदीश बाबू को दाजू कहकर संबोधित करता था तो उसे अच्छा लगता था, लेकिन जब वह शहर के लोगों से, शहर के स्थान से परिचित हो गया तब उन्होंने मदन को डांटा और कहा कि तुम्हें किसी की प्रतिष्ठा का, प्रेस्टीज यानी प्रतिष्ठा का ख्याल नहीं है। तुम सबके सामने क्यों दाजू दाजू पुकारते रहते हो। इस प्रकार मदन का दाजू दाजू कहकर बुलाना जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। उसे इससे अपनी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता, यानी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती दिखाई दी। यह सोचकर उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। मदन एक बालक था। बाल सहज स्वभाव होता है कि उन्हें जगदीश बाबू से परिचय होने पर बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसके गांव के पड़ोसी गांव के ही वह रहने वाले थे, जहां बड़े भाई को दाजू कहते थे। कोमल मन के मदन को ऐसा लगा कि उसे जगदीश बाबू के रूप में उसका बड़ा भाई ही मिल गया है। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ जाती है, क्योंकि दोनों निकटवर्ती गांव के रहने वाले थे। लेकिन जब एक दिन दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो बालक मदन के कोमल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई मानता था। उसका बुरी तरह डांटना वह सहन नहीं कर सका। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना करके वह शीशकिया भर भर के रोता रहा। रो लेने के बाद उसने निश्चय कर लिया कि अब से वह जगदीश बाबू को दाजू नहीं कहेंगे। इसके बाद उसने जगदीश बाबू उसके दाजू नहीं रहे, वह उनके लिए सिर्फ बॉय ही रह गया। मदन पूर्ववत काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। सहपाठी यानी साथ में पढ़ने वाला। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया,
परंतु उन्हें लगा जैसे वह उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही वह आया। आज उसके मुंह पर वह मुस्कान न थी। नहीं उसने कहा, उसने क्या लाऊं दाज्यू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 आमलेट। परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने की अपेक्षा लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। शायद पहाड़ियाँ हैं, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने और वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। मदन चाय ले आया था। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने एहसान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। मदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाज्यू आपने तो कल थोड़ा ही खाया, और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फूट पड़ेगा। ज्वालामुखी सा फूटना यानी अत्यंत क्रोध में बोलना। हेमंत ने आग्रह के स्वर में दोहराया, क्या नाम है तुम्हारा? दोहराना यानी फिर से बोलना। बॉय कहते हैं साहब मुझे, संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर और भी अधिक सुंदर हो गया था। चेहरा लाल हो जाना यानी अत्यंत क्रोधित हो जाना। तो एक दिन की बात है, जगदीश बाबू की भेंट यानी जगदीश बाबू अपने सहपाठी मित्र हेमंत से मिल गए। दोनों उसी कैफे में गए जहां मदन काम करता है। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने मदन को बुलाने के लिए इशारा किया, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मदन उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा हो। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन उसके पास आया। आज उसके चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान न थी। नहीं उसने कहा, क्या लाऊं दाज्यू। स्वयं जगदीश बाबू को ही बताना पड़ा कि 2 चाय और 2 आमलेट। परंतु तब भी लाया दाज्यू कहने के बजाय लाया साहब कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित ही हो। उसे देखकर हेमंत ने अनुमान लगाया कि यह बालक शायद पहाड़ का रहने वाला है। जगदीश बाबू ने रूखा सा उत्तर देकर वार्तालाप का विषय बदल दिया। मदन चाय लेकर आया। हेमंत ने उसे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा लड़के? कुछ क्षण के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया, क्योंकि जगदीश बाबू ने भी जब वे नए नए शहर में आए थे तब मदन के साथ वार्तालाप करते हुए उसका नाम पूछा था, उसके गांव का नाम पूछा था, और उसी प्रकार दोनों के बीच निकटता बढ़ी हुई थी। एक दिन जब जगदीश बाबू शहर से परिचित हो गए, उसके अजनबीपन की खाई दूर हो गई, तो एक दिन उन्हें अपनी प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता, यह कहकर मदन को डांट दिया था। इसीलिए मदन ने आज मदन के चेहरे पर विगत स्मृतियां घूमने लगी। उसे जगदीश बाबू के प्रति जो उसका व्यवहार था वह बारी बारी से याद आने लगा। जगदीश बाबू आंखें उठाकर मदन की ओर देखते हैं तो उसे लगता है कि उसका चेहरा
क्रोध से लाल हो गया है। ऐसा लगता था मानो वह अत्यंत क्रोध में अभी बोल उठेगा अथवा तो अत्यंत क्रोधित होकर बोलने लगेगा। हेमंत ने आग्रह करके फिर से उसे नाम पूछा तो उन्होंने बताया कि बॉय कहते हैं साहब मुझे। इतना कहकर वह वहाँ से चल दिया। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा अत्यंत क्रोधित हो गया है। इस प्रकार जगदीश बाबू के वर्तन से मदन के बाल मन पर गहरी चोट हुई थी। यहाँ पर एक प्रश्न आपको पूछा जाता है कि मदन का गांव किस पहाड़ में है। तो मदन का गांव अल्मोड़ा की पहाड़ी क्षेत्र में था। बीजो एक प्रश्न, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना क्या नाम बताया। तो अंत में बॉय कहते हैं साहब मुझे, એટલે કે बॉय नाम बताया। तो यहाँ पर हमारा यह प्रकरण पूर्ण होता है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। तो मदन का गांव अल्मोड़ा की पहाड़ी क्षेत्र में था। कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया। तो बॉय, ऑप्शन क, बॉब छपाયેલું છે પણ बॉय। बीजो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। मदन का गांव किस पहाड़ी क्षेत्र में था। આપણે પહેલો પ્રશ્ન આવી જ જાય છે, मदन का गांव अल्मोड़ा के पहाड़ी क्षेत्र में था। बीजो प्रश्न पण आवे छे, नए ग्राहक हेमंत को मदन ने क्या नाम बताया। तो सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखे। यह प्रश्न आपको नहीं लिखना। दूसरा प्रश्न है, उसके तीनों प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने होंगे। नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम बॉय बताया। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट क्यों लगी। जगदीश बाबू के व्यवहार से मदन को चोट पहुंची क्योंकि अपने प्रति उसके अपनत्व पर प्रहार किया था। अपने अपनत्व पर प्रहार किया था। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सविस्तार उत्तर दीजिए। जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर कैसा लगता था। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर शहर में आए थे। शहर में वे अकेले थे। यहाँ का वातावरण उनके गांव से के वातावरण से एकदम अलग था। गांव में शहर के चौक जैसी चहल पहल नहीं थी। कैफे में के जैसा शोरगुल भी नहीं था। उन्हें लगता था जैसे वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर बहुत अकेलापन महसूस होता था। दूसरा प्रश्न है, प्रारंभ में जगदीश बाबू का व्यवहार मदन के प्रति कैसा रहा। तो कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू नए शहर में अपने अकेलापन भूल गए। कैफे में मदन से परिचय होने पर जगदीश बाबू इस नए शहर में अपना अकेलापन भूल गए। 2-4 दिनों में ही मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता और वे भी उससे स्नेह से पेश आते थे।
उन दोनों में मौसम संबंधी बातें होती। मदन उनके कम खाने की शिकायत करता। मदन को वे अपने दाजू जैसे ही लगते थे। इस तरह प्रारंभ में जगदीश बाबू और मदन के बीच स्नेहपूर्ण और अपनत्व से भरा हुआ व्यवहार था। तीसरा प्रश्न, जगदीश बाबू ने मदन को दाजू कहने पर क्यों डांटा? तो आरंभ में मदन को अपने क्षेत्र का लड़का समझकर जगदीश बाबू को अच्छा लगा। वह उन्हें दाजू यानी अपना बड़ा भाई कहकर संबोधित करता था। लेकिन आखिर मदन कैफे का एक बॉय था, जबकि जगदीश बाबू एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। मदन कैफे में सबके सामने उसे दाजू कहता था। वह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। इससे उसकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचती थी। इसीलिए उन्होंने दाजू कहने पर मदन को डांटा। दाजू कहानी में बाल मन की संवेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है, समझाइए। तो दाजू कहानी का मुख्य पात्र मदन है। उसकी उम्र 9-10 वर्ष की है। वह एक बाल मजदूर है। कैफे में आए हुए जगदीश बाबू से परिचय होने पर उसे बहुत खुशी हुई। वे उसके गांव के पड़ोसी गांव के ही रहने वाले थे। पहाड़ी गांव में बड़े भाई को दाजू कहते थे। कोमल मन का मदन को ऐसा लगा जैसे उसे उसका बड़ा भाई मिल गया हो। दोनों के संबंध में बड़ी निकटता आ गई। लेकिन एक दिन दाजू कहने पर जगदीश बाबू ने उसे डांटा तो उसके बाल मन पर गहरी चोट लगी, जिसे वह बड़ा भाई समझता था। उसका बुरी तरह डांटना वह सहन नहीं कर सका। मैनेजर से सिर दर्द का बहाना कर वह शीशकिया भर भर के रोता रहा। रो लेने के बाद जगदीश बाबू उसके लिए दाजू नहीं रहे। वह उनके लिए सिर्फ एक बॉय बनकर ही रह गया। तीसरे प्रश्न का चारों प्रश्न आपको नोटबुक में लिखने होंगे। तो दूसरा, तीसरा, ये सभी प्रश्न आपको नोटबुक में लिखना है। इस गद्य के आधार पर परिश्रम का महत्व निबंध हमें नोटबुक में लिखना होगा। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा यह लेक्चर पूर्ण होता है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।